आरजे राखी द स्टोरी टेलर में आपका स्वागत है। आज आप कहानी सुनने जा रहे हैं छोटी सी भूल। सावन का महीना था और आज तो सुबह से ही रिमझिम बरसात हो रही थी। काव्या को ऐसे भी बारिश की बूंदों से खेलना, उसमें भीगना बहुत पसंद था। आज की रिमझिम फुहार से उसके दिल में कितने फूल खिल रहे थे। मन मयूर के समान नृत्य कर रहा था। दिल कुछ रोमांटिक सा हो रहा था। उसे अपने पति सौरभ की बहुत याद आ रही थी। लग रहा था कि अचानक वो अभी यहीं कहीं आ जाता तो वह उसकी बाहों में समा जाती, साथ साथ बारिश में भीगती और ना जाने क्या क्या। वह अपने को ही निहार कर सौरभ की छुअन महसूस कर रही थी। आज उसे ऐसा लग रहा था कि मानो वह किसी फिल्म की नायिका हो और सौरभ उसका हीरो। सावन का महीना आया है, घटा से बरसा है पानी। गाना गुनगुनाते हुए उसकी इच्छा और भी प्रबल हो गई। सोचा सौरभ को फ़ोन ही कर लूं और नंबर डायल कर फ़ोन लगाया। लेकिन सौरभ तो अपने ऑफिस के फाइल पत्र में ऐसे लगा था, औपचारिक बातें कर जल्दी रखना चाह रहा था। काव्या का रोमांस पल भर में खींच में बदल गया। अपने भाग्य को कोसती हुई वह घर के काम में अपने मन को भटकाने का प्रयत्न करने लगी। उसने अभी अभी चाय का पानी चढ़ाया ही था कि मोबाइल बज उठा। गैस धीमी कर काव्या ने देखा तो फ़ोन था, जो बरसों पहले उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली चला गया था। मयंक नाम था उसका। बहुत ही घनिष्ठ मित्र था, या कह लें तो मित्र से भी कहीं ज़्यादा गहरा रिश्ता था दोनों में। अक्सर वे कॉलेज के बाद घंटों कैंटीन में या पार्क में बैठे रहते। कभी पढ़ाई की तो कभी देश दुनिया की, तो कभी करियर की बातें होती रहती, कभी अपने अंदर की दुनिया की। ना जाने उसमें कितने सपने और अरमान भरे पड़े होते थे। कभी कभी बातों का सिलसिला इतना लंबा हो जाता कि समय का पता ही नहीं चलता। दोनों की दोस्ती गहरी होती जा रही थी। दोस्ती का दायरा पार कर वे प्यार के बंधन में बंधते जा रहे थे, जिनका एहसास उन्हें भी नहीं था। मयंक से आज बात हुई। पता चला अपने ऑफिस के काम के सिलसिले में वह यहाँ देहरादून आया हुआ है और बड़ी ही मुश्किल से मेरा नंबर जुगाड़ कर पाया है। उसने कहा, अगर तुम फ्री हो तो आज शाम साथ साथ कॉफ़ी पीते हैं। पास के ही एक रेस्टोरेंट में हमने मिलने का प्रोग्राम बनाया। शाम 5 बजे हम उसी रेस्टोरेंट में मिले। मिलते ही उनकी पुरानी यादें फिर से ताज़ा हो गई। वे भूल गए कि उनकी दुनिया आज बदल चुकी है। काव्या वही चुलबुली काव्या और मयंक वही चुलबुला मयंक बन गया और काव्या को छेड़ने लगा। उस पल वे वही अपनी पुरानी दुनिया में लौट गए थे। अब उनका मिलना रोज़ रोज़ होने लगा। मयंक का विवाह नहीं हुआ था, इसलिए उसे काव्या में उसकी वही पुरानी प्रेमिका नज़र आ रही थी। लेकिन काव्या तो विवाह बंधन में बंध चुकी थी। मयंक अपनी उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना चाहता था, इसलिए उसे विवाह में कोई जल्दीबाजी नहीं थी। लेकिन काव्या के घर वालों को तो बड़ी जल्दी थी, क्योंकि उसके बाद उसकी 2 बहनें भी थीं जिनका विवाह काव्या के बाद करने थे। माता पिता तो चाहते ही हैं कि बच्चों की शिक्षा पूरी हो जाए, उनका घर बस जाए, तो वे अपनी जिम्मेवारियों से मुक्त हो जाएंगे। काव्या का विवाह सौरभ से हो गया। सौरभ बहुत ही अच्छे विचारों वाले गंभीर इंसान थे, लेकिन उनका शांत होना काव्या के लिए अधूरापन था।
वो उनमें मयंक को ढूंढा करती थी। काव्या का अधूरापन जाने कितने दिनों से ऐसे पल की तलाश कर रहा था। उसके उदास फूल फिर से खिलने लगे, वह फिर से चहकने लगी। मयंक के साथ घंटों हंसती खिलखिलाती रहती। सौरभ के साथ तो जैसे वो हंसना ही भूल गई थी। बस जिंदगी एक मशीन की तरह चल रही थी। सौरभ को अक्सर 2-3 महीने के लिए देश के बाहर भी रहना होता था, कभी यूएसए तो कभी दुबई या सिंगापुर। तब काव्या और भी अकेली पड़ जाती थी। सौरभ को गए 3 महीने गुजर गए थे। उनका फ्लैट 7वीं मंजिले पर था। ना किसी के घर आना जाना, ना किसी से कोई लेना देना। मयंक के साथ काव्या का समय बहुत अच्छा कट रहा था। उसका अकेलापन दूर हो गया था। आज काव्या ने मयंक को अपने घर डिनर पर न्योता दिया था। सुबह से ही काव्या तैयारी में लगी थी। बहुत ही खास पनीर कोफ्ता, दम आलू, समोसे, जलेबी और ना जाने व्यंजन वह बना डाले थे। आज ऐसा लग रहा था कि आज अपना सारा प्यार वह इन व्यंजनों में ही उड़ेल रही थी। घर की साफ सफाई की और एक पिंक कलर की शिफॉन की साड़ी पहनकर वह स्वयं भी तैयार हो गई। बड़ी बेसब्री से वह मयंक का इंतज़ार करने लगी। मयंक को भी शाम का इंतज़ार था। उसे भी किसी काम में मन नहीं लग रहा था। बार बार घड़ी देख रहा था कि कब शाम हो और वह काव्या से मिलने जाए। ऐसा रोज़ ही होता था, लेकिन आज तो घर में मिलने का प्रोग्राम था, जहां उन दोनों के अलावा और कोई नहीं होगा। डोर बेल बजते ही काव्या ने दरवाज़ा खोला। लाल गुलाबों का एक गुलदस्ता लिए मयंक मुस्कुराते हुए प्रवेश किया। काव्या आज साड़ी में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। संगमरमर की तरह उसका गोरा बदन शिफॉन की साड़ी से हल्का हल्का झलक रहा था। पतले और गुलाबी होठ की मधुर मुस्कान ऐसी लग रही थी जैसे गुलाब की कोई छोटी सी कली बस खिलने ही वाली हो। दोनों ने चाय नाश्ते के साथ अपने पुराने दिनों को महसूस किया और बालकनी से दूर फैले पर्वत के पीछे सूर्यास्त होते दृश्य को देखा। इस दिन का एक एक पल काव्या को बहुत ही खास लग रहा था। ऐसा भावात्मक लगाव उसने सौरभ के साथ कभी महसूस नहीं किया था। मयंक लंबे कद का सुडौल बदन, गोरा रंग और आकर्षक व्यक्तित्व का सम्मिलित रूप था। काव्या और मयंक को मिलते आज 21 दिन हो गए थे। वे एक दूसरे के काफ़ी करीब आते जा रहे थे और आज जब खाना परोसते वक्त काव्या जब मयंक के करीब आई तो उसके बदन की खुशबू और स्पर्श ने तो मयंक को यह भी भुला दिया कि वह उसकी प्रेमिका नहीं बल्कि किसी और की ब्याहता है। उसने कहा, काव्या तुम आज भी उतनी ही खूबसूरत हो जितनी पहले थी। काव्या इस बात पर शर्मा गई और बोली, फिर से छेड़ने लगे ना तुम मुझे। लेकिन मयंक उसकी तरफ इस तरह देखे जा रहा था कि काव्या पूरी तरह सिहर उठी और कुछ बोल नहीं पाई। मध्यम रोशनी में काव्या और भी खूबसूरत लग रही थी। दोनों एक दूसरे को बस देखते रहे और फिर दोनों एक दूसरे में ऐसे समा गए जैसे एक भौरा कमल में पूरे रात कैद रहकर अपने वजूद को भूल जाता है। जब सुबह हुई तो काव्या ने अपने आप को मयंक की बाहों में पाया। उसने यह क्या कर दिया? वह फूट फूट कर रोने लगी। मयंक भी उसके इस व्यवहार से अचंभित था। उसने काव्या से रात के लिए क्षमा मांगी और जाने की इजाज़त। काव्या इस समय कुछ सोचने समझने की स्थिति में नहीं थी, सो कुछ बोल ना सकी। उसे अपने पर गुस्सा आ रहा था,
कि उसने अपनी जज्बातों पर काबू क्यों ना रखा अपने पति सौरभ के। लेकिन उसे उस समय ये सब बातें क्यों नहीं याद आई। वह बार बार अफसोस करने लगी। उसे लग रहा था कि मयंक से मिलकर ही उसने सबसे बड़ी गलती की। उसने अब मयंक से मिलना तो दूर, उसका फ़ोन भी रिसीव करना छोड़ दिया। हालांकि मयंक कई बार व्हाट्सएप पर उस दिन के लिए सॉरी का मैसेज भेज चुका था, लेकिन काव्या अपने सुनहरे स्वप्न जाल से बाहर आ चुकी थी। अब केवल वह अपने वैवाहिक जीवन की चिंता कर रही थी। अपने पति सौरभ का सामना वह कैसे करेगी, बस इसी चिंता में वह खुली जा रही थी। उसने कई दिनों तक न ठीक से खाया पिया, न ही उसे नींद आ रही थी। हर वक्त उसे यही डर सताता रहता कि अगर उसके पति सौरभ को यह सब बातें पता चल जाए तो क्या होगा। कई महीने गुजर गए। सौरभ के वापस इंडिया आने का समय आ चुका था। पिछले ही सप्ताह उसने अपने वापस आने की सूचना दी थी। काव्या ने अपने आप में एक कठिन निर्णय लिया। चाहे अंजाम जो भी हो, वह सौरभ से बेईमानी नहीं करेगी। वह स्वयं सब कुछ बता देगी। फिर सौरभ चाहे जो निर्णय ले उसे मंजूर होगा। लेकिन साथ ही वह सौरभ को दुखी नहीं करना चाहती थी, उसे खोना भी नहीं चाहती थी। आज सौरभ घर आ गए। ढेर सारे उपहारों के साथ उन्होंने घर में प्रवेश किया। काव्या, आई मिस्ड यू कहकर उन्होंने उसे गले से लगा लिया। इस बार काव्या बड़े ही बुझे बुझे मन से उनका स्वागत कर रही थी। कई दिनों तक काव्या अपने को नॉर्मल करने का प्रयत्न करती रही। आते आते उन्हें वह इतना गहरा घाव नहीं देना चाहती थी। वह एक अच्छे इंसान थे। उन्होंने कभी भी काव्या का दिल नहीं दुखाया था, इसलिए काव्या दिल से उनका सम्मान करती थी। लेकिन सौरभ को समझते देर न लगी कि काव्या का व्यवहार कुछ बदल सा गया है। हमेशा मस्ती में रहने वाली काव्या शांत हो गई है। उसकी हंसी अब उन्हें बनावटी लगती। कई बार उन्होंने पूछने की कोशिश की, लेकिन काव्या को हिम्मत नहीं हो रही थी कि इस सच्चाई को वह कैसे बताए। अगर बताती तो सौरभ के साथ भी छूट जाता, यह डर उसे सता रहा था। साथ ही वह अपने माता पिता को भी दुखी नहीं करना चाहती थी। सब सोच सोच कर उसका दिल बैठा जा रहा था। वह यही सब सोचते सोचते अकेली सड़क पर बढ़ी चली जा रही थी। हाथ में एक थैला था जिससे वह सब्जी लाने के लिए लेकर निकली थी, लेकिन उसे तो होश ही नहीं रहा। सब्जी बाजार को वह बहुत पीछे छोड़ आगे निकल आई थी। अचानक उसे रश्मि आंटी मिल गई, जिनसे काव्या बहुत ही क्लोज थी। अक्सर शाम को काव्या रश्मि आंटी से पार्क में मिलती थी। दोनों में गहरी घनिष्ठता हो गई थी। वह काव्या को अपनी बेटी की तरह प्यार देती थी। आज काव्या को इस तरह बेचैन देखकर उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, क्या बात है काव्या, तुम्हें क्या हो गया है? ऐसे उखड़ी उखड़ी नज़र आ रही हो, कुछ प्रॉब्लम है क्या? काव्या, जो अब तक अपने अंदर एक तूफान समेटे हुई थी, आंटी के सामने फूट पड़ी। आंटी ने उसे संभाला और उसका हाथ पकड़कर पास ही एक कॉफ़ी शॉप में ले गई। उन्होंने 2 कप कॉफ़ी का ऑर्डर किया और काव्या को सहारा देते हुए बड़ी ही आत्मीयता से उसका दुख जानना चाहा। काव्या ने अपने अंदर का सारा दर्द आंटी के सामने बयां कर दिया। आंटी ने समझाते हुए बोला, बेटी, अगर मेरी मानो तो इस बात का जिक्र तुम अपने पति से भूलकर भी ना करना, क्योंकि पति सब कुछ सहन कर सकते हैं, पर अपनी पति को किसी अन्य पुरुष के साथ वे कभी बांट नहीं सकते। तुमने जो किया उसका तुम्हें अफसोस है, और मुझे यकीन है कि तुमसे ऐसी गलती फिर कभी नहीं होगी। जो हुआ उसे तुम एक सपना समझकर भूल जाओ। अपने पति को यह सब बताकर तुम उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दोगी,
तुम्हारे माता पिता भी इस दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तुम्हारी 2 बहनें भी हैं। तुम्हारी आगे की ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए इस सच्चाई को तुम दफन कर दो और नए जीवन की शुरुआत तुम और अधिक प्यार देकर सौरभ के साथ करो। इसी में सबकी भलाई है। जिस सच्चाई से किसी का भला ना हो, बुरा हो, वैसी सच्चाई बताने से क्या फ़ायदा। हम इंसान हैं, भगवान नहीं। कई बार हमसे ऐसी गलतियां हो जाती हैं, हम अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख पाते। तुमसे भी ऐसी गलती हो गई। अब इस गलती का पश्चाताप तो तुम कर ही रही हो, फिर इसे सबको बताकर तुम अपना मान सम्मान क्यों खोना चाहती हो। आंटी ने बेटी की तरह काव्या को समझाया। काव्या अब बहुत ही हल्का महसूस कर रही थी। आंटी की बातों को मानकर उसने सौरभ के साथ नए जीवन की शुरुआत की। सौरभ का साथ और प्यार पाकर उसका जीवन संपूर्ण हो गया। कुछ वर्षों के बाद उनके 2 बच्चे हुए। उनका परिवार आज एक सुखी परिवार है। वह अपने परिवार के साथ जब भी सुख के पल बिता रही होती थी तो मन ही मन आंटी को धन्यवाद देती थी। उनके सच्चे सलाह के कारण ही उनकी ज़िंदगी बर्बाद होने से बच गई। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय और सुझाव दीजिए। साथ ही साथ इसे अन्य दोस्तों के साथ शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।